प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्राचीन भारत की भूस्वामित्व व्यवस्था। आज का हमारा विषय भूस्वामित्व व्यवस्था से संबंधित है। प्राचीन भारत में भूमि के स्वामित्व की स्थिति क्या थी और भूमि व्यवस्था कैसी थी, इस विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि काफ़ी वर्षों से इस विषय में शोध हो रहा है कि भूमि पर आखिरकार किसका स्वामित्व था। भूमि पर यदि हम देखे जाए तो याज्ञवल्क्य ने भूमि अर्थव्यवस्था के ढांचे में 3 सोपान बताए हैं। ये 3 सोपान महीपति अर्थात राजा का, दूसरा क्षेत्र स्वामी अर्थात भूस्वामी का और तीसरा कृषक अर्थात खेतीहर मजदूर का बताया है। भूमि से ये 3 लोग जुड़े हुए थे, राजा, भूस्वामी और खेतीहर जो उस पर काम करता था। आज हम विस्तार से इन सभी पर चर्चा करेंगे कि भूमि स्वामित्व आखिर है क्या, इसका प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में क्या महत्व था, भूमि की क्या व्यवस्था थी। इन्हीं पर आज हम विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल के आर्थिक जीवन में विभिन्न काल स्तरों में आर्थिक क्रियाओं में, उत्पादन साधनों और उत्पादन विधियों में अनेक परिवर्तन देखे गए जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। प्रारंभ में आदिम मानव समूह में रहता था। इस समूह का स्थान आने वाले समय में जब आदिम कुलों ने ले लिया, इससे कुलात्मक संगठन में, आर्थिक जीवन में, उत्पादन के साधनों पर कुल के सभी सदस्यों का सामूहिक अधिकार देखा गया। सामुदायिक भूस्वामित्व का विचार इस समय लोकप्रिय हुआ। ये भूमि स्वामित्व व्यवस्था है क्या, सर्वप्रथम हम इस पर चर्चा करेंगे। भूमि अर्थात भू या जमीन से है, स्वामित्व अर्थात इसका तात्पर्य स्वत्व और भोग अर्थात उस भूमि पर, जमीन पर किसका अधिकार है, कब्जा है, भुक्ति है या आगम है, इन सभी को भूमि स्वामित्व से समझा गया है। भूमि स्वामित्व हम 3 रूपों में देख सकते हैं। भूमि पर व्यक्ति का अधिकार व्यक्तिगत स्वामित्व के अंतर्गत आता है। भूमि पर राजा का अधिकार राज्यगत या राजगत भूस्वामित्व के अंदर आता है और भूमि पर समस्त समुदाय का स्वामित्व सामुदायिक भूस्वामित्व व्यवस्था के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में भूमि पर स्वामित्व के ये 3 स्वरूप प्रचलित थे। व्यक्ति का स्वामित्व था, राजा का स्वामित्व था या समुदाय के अंदर भूमि पर उसका अधिकार था। इन सभी की चर्चा हम 2 आधारों पर करेंगे कि प्राचीन काल में, पूर्वकालीन भारत में भूमि स्वामित्व की क्या व्यवस्था थी और पश्चातकालीन भारत में भूस्वामित्व व्यवस्था किस तरह से प्रचलित थी। आज विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे कि कहा जाता है, मिलिंद पन्हों के अनुसार जमीन को उपभोग में लाने वाला व्यक्ति ही उसका स्वामी होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर भी बताया गया है कि एक हिरन जो जंगल में भाग रहा है, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिस पर उसका पहला तीर जाकर लगेगा। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि भूमि पर राजा का अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है या समुदाय का अधिकार है, ये तभी स्पष्ट होगा जब व्यक्ति उस भूमि को अपने काम करने योग्य बनाता है। तो भूमि स्वामित्व की विस्तार से आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए मनु, वशिष्ठ, अग्नि, बृहस्पति, दिव्यावतान, मिलिंद पन्हों, पुराणों आदि में चर्चा की गई है। व्यक्तिगत भूस्वामित्व के बारे में स्मृतिकारों ने ये कहा कि किन किन विधि मान्य साधनों से स्वामित्व प्राप्त होता है, इसकी उन्होंने विस्तार से चर्चा करी। मनु,
बृहस्पति गौतम ने संपत्ति अर्जन के 5 और 7 साधन बताए जिनके माध्यम से भूमि प्राप्त की जाती थी। संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी इन्होंने बताई। इसी तरह राजा के लिए भी व्यक्तिगत संपत्ति अर्थात भूमि में हस्तक्षेप का निषेध किया गया है। बृहस्पति स्मृति में ये कहा गया है कि व्यक्ति की संपत्ति अर्थात भूमि पर राजा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको व्यक्ति के भू स्वामित्व में ही छोड़ा जाएगा। इसी तरह सामुदायिक स्वामित्व की यदि बात आती है तो भूमि पर सभी का समस्त समुदाय का समान अधिकार यहाँ देखा जाता है। भू उत्पादन, भंडारण, उपभोग पर सामुदायिक अधिकार की बात की जाती है। ये व्यवस्था प्राचीन काल में, प्रारंभिक प्रागैतिहासिक काल में, कुरु वंश के समय और गण जातियों के समय, गणतंत्रों के समय विद्यमान थी। इस समुदायगत भू स्वामित्व व्यवस्था में समस्त समुदाय का भूमि पर अधिकार होता था। राजकुलों के साथ भी भूमि की साझेदारी की जाती थी। मौर्य काल तक धीरे धीरे इस व्यवस्था में गिरावट आई। अर्थशास्त्र और कौटिल्य का ये कहना है कि भूमि पर समुदायगत भू स्वामित्व न होकर राजा का स्वामित्व होता है और राजा के नियंत्रण में भूमि रहती है। परंतु जो यूनानी लेखक है नियार्कस, हॉपकिंस, इनका ये मानना है कि ये समुदायगत व्यवस्था प्राचीन काल में आदिम ग्राम व्यवस्था का अवशेष है जो मध्य काल से पूर्व तक भारत में विद्यमान रही है। इसी तरह राज्यगत भू स्वामित्व की जब चर्चा की जाती है तो इसमें स्पष्टतः ये दिखाई देता है कि भूमि पर राजा का अधिकार माना जाता है। राजा समस्त भूमि का स्वामी होता है। मौर्य काल में ये व्यवस्था लोकप्रिय हुई। मेगस्थनीज, हेनसांग, फाहियान आदि इसके समर्थक थे। राजा स्वामीहीन और निखात निधि अर्थात भूमि में जो गड़ा हुआ धन मिलता था इस पर उसका पूरा अधिकार होता था। ये कहा जाता है, F.W. टॉमस ये कहता है कि राजा का भूमि पर अधिकार होता था परंतु वह उपज में अंश अर्थात राजस्व पाने का ही हकदार होता था। कौटिल्य का ये कहना था कि जो गोचर भूमि होती थी, मैदान और वन होते थे, ये व्यक्तिगत स्वामित्व के योग्य नहीं होते थे। इन पर राजा का अधिकार होता था। पड़ती भूमि हुई, स्वामीहीन भूमि हुई, इस पर राजा का अधिकार होता था। इसी तरह M.H. गोपाल का ये कहना है कि भूमि व्यवस्था का मूलाधार था प्रभुसत्ता के अधीन रहते हुए भूमि धारण अर्थात राजा के अधीन रहकर उस भूमि का उपभोग करना ही राज्यगत भू स्वामित्व का लक्षण है। राजा भूमि का दान करता था। वह ब्राह्मणों, बौद्ध संघों, राज्याधिकारियों, राज परिवार के सदस्यों, सेना पहुंचाने वाले गांवों, लोकोपकारी संस्थाओं, उनसे जुड़े लोगों तथा अन्य अनेक लोगों को वह भूमि दान करता था। जैसे एग्जाम्पल देकर हम समझें तो ब्रह्मदेव गांव अर्थात ब्राह्मणों को जो गांव दिए जाते थे, जो भूमि दी जाती थी, अग्रहार भूमि जिसे कहा जाता है, और इनको जो धारण करता था वो भोजक कहलाता था अर्थात वो उस भूमि का भोग कर सकता था परंतु वो उसका स्वामी नहीं होता था। स्वामी तो राजा ही होता था। इस तरह से भूमि पर राजा का राज्य का अधिकार होता था और जो उसको धारण करता था, दान में जो प्राप्त करता था वो उसको केवल उपभोग ही कर सकता था। इसी तरह हम देखें राजा के अतिरिक्त राजमाता या पटरानी भी अलग अलग भू संपदा की मालकिन होती थी जिसका वह समय समय पर दान किया करती थी। नागानिका का जो नानाघाट अभिलेख है, खारवेल की जो पटरानी थी जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, इन सभी उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्राचीन काल में भूमि पर राज परिवार का अधिकार होता था और वो इस भूमि को दान देकर अपने कार्यों का संपादन करती थी। अब प्राचीन भारत की भू स्वामित्व व्यवस्था को हम दो आधारों पर समझ सकते हैं कि
पूर्वकालीन भूस्वामित्व व्यवस्था क्या थी और पश्चातकालीन अर्थात परवर्ती काल में भूमि की क्या व्यवस्था रही थी। यदि हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उस समय लोग अन्न संग्राहक थे। वे खेती करना, पशु पालना और मृदभांड बनाने की कला में निपुण थे। लोहे के आविष्कार से आर्थिक जीवन अधिक संगठित और परिष्कृत हुआ तथा अनेक उद्योग धंधों का विकास संभव हो पाया। ऋग्वैदिक काल में गोचर भूमि सार्वजनिक उपभोग की वस्तु होती थी। गोचर भूमि, जिसे हम चरागाह भूमि भी कह सकते हैं, जहाँ सभी के पशु चरने जाते थे, उस भूमि का उपभोग सभी के लिए सामूहिक रूप से होता था। ये सार्वजनिक उपभोग की वस्तु हमें दिखाई देती है, अर्थात समुदायगत भूस्वामित्व का सिद्धांत हमें ऋग्वैदिक काल में दिखाई देता है। इसी तरह भूमि जो वास्तु अर्थात जहाँ लोग निवास करते थे, जिसे बस्तीगत जमीन के रूप में हम देखते हैं, और क्षेत्र अर्थात जिस भूमि पर खेती होती थी, खेती की जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धांत मान्य था। तो ऋग्वैदिक काल में हमें दोनों ही तरह की भूस्वामित्व की व्यवस्था दिखाई देती है, सामुदायिक भूस्वामित्व व्यवस्था और व्यक्तिगत भूस्वामित्व व्यवस्था। परंतु भूमि को निजी संपत्ति की मान्यता नहीं थी। राजा उपज का कुछ भाग बलि अर्थात कर के रूप में प्राप्त करता था। उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो भूमि के दान और खरीद का ब्यौरा इस समय हमें दिखाई देता है। हालांकि संपत्ति का अधिकार कबीले की इच्छा पर निर्भर था। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य चरागाह सामुदायिक वस्तु होती थी। सामुदायिकता की भावना हमें इस समय दिखाई देती है और इसके कारण भूमि की बिक्री या बंधक द्वारा जमीन का निपटारा दुष्कर कार्य दिखाई देता है। 300 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व अर्थात मौर्य काल की यदि हम बात करें तो व्यक्तिक भूस्वामित्व को इस समय मान्यता मिली। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे कि सामुदायिक भूस्वामित्व की व्यवस्था लोकप्रिय थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यक्तिक भूस्वामित्व को समर्थन दिया है और ये कहा है कि राजा का भी भूमि पर पूर्ण अधिकार होता था और इसके बदले में वो राजस्व प्राप्त करता था। 300 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की धारणा लोकप्रिय रही। भूमि के भोग और स्वामित्व में धीरे धीरे अंतर आ रहा था। स्वत्व, स्वामित्व और भोग ये शब्द निश्चित रूप से भूमि पर व्यक्तिक प्रभुत्व के ज्ञापक थे। सूत्रों और स्मृतियों में कहा गया है कि खरीद और उपलब्धि से संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त होता है। मनुस्मृति में कृषि भूमि संपत्ति के प्रकारों में मुख्य मत के रूप में शामिल की गई है। इस युग में भूमि के 3 रूप हमें दिखाई देते हैं, अर्थात स्मृति काल की बात हम कर रहे हैं। तो इस समय हमें भूमि पर 3 तरह का स्वामित्व दिखाई देता है: व्यक्तिक स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व और राजकीय स्वामित्व। नारद के अनुसार राजा को व्यक्तिक स्वामित्व का अपलाप नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको व्यक्तिक भूस्वामित्व में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मौर्योत्तर काल की बात यदि हम करें, 185 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से होती है। इस युग में भूमि के व्यक्तिक स्वामित्व का सिद्धांत धीरे धीरे जड़ जमाता गया। मिलिंदपन हो, दिव्यावतान, मनु, गौतम, पारस्कर ग्रहसूत्र, ये सभी भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व और व्यक्तिगत प्रयास के पक्षधर हैं। भूमि पर राजकीय स्वामित्व का उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। शिलालेखों से स्पष्ट है कि राजा, शेट्टी तथा उपासक लोग बौद्ध भिक्षुओं को जीवन निर्वाह तथा धार्मिक कार्यों के लिए भूमि का दान किया करते थे। राजा द्वारा ये जो भूमि दी जाती थी ये कर मुक्त होती थी और इसके उपभोग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। 200 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक भूमि पर व्यक्तिक स्वामित्व का और भी विस्तार हमें दिखाई देता है। सामंतवाद का उदय होने से धीरे धीरे भूमि निजी हाथों में संचित होती गई। मध्यकाल से पूर्व गुप्त काल में हम देखते हैं कि सामंत प्रथा लोकप्रिय हुई। धीरे धीरे भूमि पर
सामंतों का आधिपत्य स्थापित होने लगा। राजा वेतन के रूप में जब भूमि देने लगा, जागीर देने लगा, तो सामंतवादी व्यवस्था लोकप्रिय होने लगी। तो भूमि निजी हाथों में संचित होती गई। किसान क्रमशः भूस्वामियों के वश में आते गए और काश्तकार जो इस पर खेती करते थे, दैनिक मजदूर होते थे, वो पूर्णतः अब सामंतों पर पराश्रित हो गए। इस तरह हम देखें तो गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल में बहुत लोग भूमि को सामाजिक धाती समझते थे, अर्थात वह सामूहिक अधिकार भूमि पर मानते थे। राजा प्रकृति के इस मूल्यवान अवदान को बर्बाद करने की छूट किसी भी भूस्वामी को नहीं दे सकता था। यह व्यवस्था हमें मध्यकाल से पूर्व दिखाई देती है। मध्यकाल में आते आते हम देखते हैं कि भूमि पर धीरे धीरे अब राजा का राजकीय और व्यक्तिक जो स्वामित्व था ये बढ़ता गया। इस तरह से हम परवर्ती काल में देखें तो इस व्यवस्था में शने शने परिवर्तन हमें दिखाई देता है। भूमि के 3 स्तरों पर, जिसमें राजा सर्वोपरि होता है, इसका प्रभुत्व होता है, उसका नियंत्रण होता है, और जो बीच में होता है भूमि का स्वामी, जिसे हम क्षेत्र स्वामी भी कह सकते हैं, यह राजा और खेतीहर के मध्य आपस में माध्यम का कार्य करता है। तो इस तरह से हम देखें तो परवर्ती काल में अर्थात मध्यकाल से पूर्व तक भूमि पर हमें 3 तरह का स्वामित्व दिखाई देता है। ये व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में दिखाई देता है, समुदायगत स्वामित्व के रूप में हमें दिखाई देता है, और राज्यगत भूस्वामित्व के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह हम देखें तो उपमिति भाव प्रपंच कथा में कुछ श्लोक इस तरह से है कि भूमि पर अधिकार को लेकर अलग अलग सिद्धांत प्रचलित हैं। इसमें राजा का, बड़े बड़े किसान का, भूस्वामी शासक का, इन सभी का स्वामित्व स्वीकार किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूमि पर सभी का, तीनों तरह का अलग अलग समय में अलग अलग स्वामित्व हमें दिखाई देता है।